तो गाइज 9 जून 2024 को आप या फिर आपके परिवार या फिर किसी भी रिलीजन में या तो भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा था या फिर मोदी जी की शपथ देख रहा था, तभी अचानक कश्मीर में घटती है एक दिल दहलाने वाली घटना जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया, जिसमें कुछ आतंकवादियों ने मिलकर 10 लोगों की जान ली और 33 लोगों को घायल कर दिया। और इन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि ये माँ देवी वैष्णो के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक कुछ आतंकवादियों ने इनकी बस के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे बस डिसबैलेंस होकर जाकर खाई में गिर गई। लेकिन फिर भी आतंकवादियों को इन पर रहम नहीं आया और खाई में गिरी हुई बस के ऊपर भी धनाधन गोलियों की बारिश कर दी। टेररिस्ट दिखे, एक तो विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई उससे अटैक से, मिरर लगा था विंडो। लेकिन इन मासूमों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर कौन है वो जो इस आजाद कश्मीर की खुशहाली और संपदा को देख नहीं पा रहा है, और वो भी मोदी जी की शपथ के सिर्फ 1 घंटा पहले? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था? यदि हाँ, तो इस बार कौन से टेररिस्ट ग्रुप का सहारा लिया है पाकिस्तान ने इस कायरतापूर्ण चीज को अंजाम देने के लिए? आखिर कौन सा वो डिसीजन था भारत सरकार का जिसके चलते इन मासूम लोगों की इन्होंने जान ली और इतने कायरतापूर्ण काम को अंजाम दिया? समझेंगे इस पूरी चीज को आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सारे श्रद्धालुओं को जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको दिल से सबसे पहले तो नमन। और उनकी फैमिली को हम सारे विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। #all eyes on realcy। जब 9 जून 2024 को मोदी अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे होते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अभी अचानक एक न्यूज सामने आती है कश्मीर की कि कश्मीर के रियाजी इलाके में एक बस खाई में जाकर गिरी और इस एक्सीडेंट में मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई और मौके पर ही 33 लोग घायल हो गए। सबसे पहले तो सभी को यही लगा था कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि माउंटेनियस एरिया में ऐसे सारे एक्सीडेंट कहीं ना कहीं होते रहते हैं। लेकिन वैष्णो देवी में दर्शन करके आ रहे इन श्रद्धालुओं का बकायदा इंतजार किया जा रहा था जाल बिछाकर। ये श्रद्धालु बस के अंदर भजन कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तभी अचानक इनको जो है गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, सबसे पहली गोली ड्राइवर को जाके लगी और उसके बाद बस इनबैलेंस हो गई और खाई में जाके गिर गई। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर, इस बस के ऊपर लगभग 2 से 3 आतंकवादियों ने हमला किया था और बस के खाई में गिर जाने के बाद भी उन्होंने फायर करना बंद नहीं किया। कैसे दरिंदे लोग हैं। गोलियां चलाने लगी और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में नहीं रह पाते। क्राउडली हमले की जिम्मेवारी ली द रेसिस्टेंट फ्रंट ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। 9 जून को यह हमला होना कोई कोइंसिडेंट तो नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान अटैक था। इसका मेन मोटिव था नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी को डिफेंड करना या फिर आर्टिकल 370 के डिसीजन को डिफेंड करना, क्योंकि मोदी जी की शपथ के अंदर कई विदेशी लोग मौजूद थे और विदेशी मीडिया भी आई गई थी और इस समय पर वो अटैक करके ये दर्शाना चाह रहे थे कि 370 धारा हटने के बाद भी और आजाद कश्मीर बनाने के बाद भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और आतंक से जूझ रहे हैं। अगर अटैक के पैटर्न के टाइम को देखें तो ये बिल्कुल ही प्री प्लान अटैक लगता है, क्योंकि पीएम मोदी की शपथ थी 7 अक्टूबर यानी कि 7 बजे और ये अटैक हुआ था कश्मीर में 6:15 पर, यानी कि जस्ट मोदी की शपथ के लगभग 1 घंटा पहले, ताकि वो विदेशी और हमारी मीडिया का ध्यान जो है ग्रेव कर सके और सभी न्यूज चैनल पर उनकी खबर दिखा सके और दिखा सके कि कितने सहमे हुए हैं कश्मीर के लोग। और ये कोई नॉर्मल अटैक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक डेस्परेट टेररिज्म अटैक था। हम पिछले कुछ टीआरएफ के अटैक के पैटर्न्स को देखें तो एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है कि जहाँ इनके पहले टारगेट हमारी भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे या फिर अर्धसैनिक बल्कि मासूम जवान हुआ करते थे, लेकिन उन सब से हटकर आजकल इनका सबसे बड़ा टारगेट है इंडिया के मासूम लोग। तो यहाँ पर क्या कारण हो सकता है कि वो भारतीय सेना के अटैक्स को छोड़कर बल्कि मासूम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा सिर्फ एक ही कारण है कि धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है और वहाँ के जो लोग है वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो रहे हैं और उनकी जो खुशी है वो इन आतंकवादियों से देखी नहीं जाती। कश्मीर जो इकोनॉमी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है वो जो है वो इनसे देखी नहीं जाती। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मालविया सुडान फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स में फाइटर की पायलट बनी और इसके अलावा जस्सी अख्तर जो कि इंडिया टीम की तरफ
तरफ से क्रिकेट खेलती है और ये भी कश्मीर की सबसे फर्स्ट वुमेन है जो इंडियन क्रिकेट टीम की मेंबर है। इनफैक्ट कश्मीर की जीडीपी जो 360 हटने से पहले 1 लाख करोड़ थी, वो अभी बढ़कर 2.25 लाख करोड़ हो चुकी है। किन की वजह से? वहाँ पे रहने वाले एंटरप्रेन्योर की वजह से। ऐसी कई सारी स्टोरियां हैं जिसे ये साबित हो जाता है कि कश्मीर की आवाम अब टेररिज्म नहीं बल्कि एक पीसफुल माहौल चाहती है। तो इतने डेवलपमेंट के बाद में कश्मीर के लोग, वहाँ के जो बच्चे होते थे वो जो पहले टेररिज्म ग्रुप को ज्वाइन करते थे, उनमें जो है 80% गिरावट आई है और ये बिल्कुल अपोजिट है आईएसआई ऐसे टेररिज्म ग्रुप के अपोजिट। अब यहाँ पे बात आती है कि ये टीआरएफ क्या है। टीआरएफ की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, द रेसिस्टेंस ऑफ फ्रंट। यानी कि जब पार्लियामेंट में 360 की धारा को स्क्रैप किया गया था तब पाकिस्तान ने जो है इस फोर्स को लॉन्च किया गया था, ये बोल के कि हम पाकिस्तान की अवाम के, हम कश्मीर की अवाम के, उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। ये टीआरएफ आतंकवादी संगठन बार बार सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए बोलती थी कि देखो कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है और देखो कैसे भेदभाव हो रहा है कश्मीर की जनता के साथ। और ऐसे नैरेटिव फैलाकर बहुत ही ज्यादा नफरत बढ़ने लगे थे कश्मीरी लोगों में। और टीआरएफ को बनाने के पीछे दूसरा कारण ये था कि ग्लोबली देश जितने भी थे जो कि पाकिस्तान को भीख में चंदा दिया करते थे, उन्होंने ये क्लियर बोल दिया था कि उन्होंने अपने आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा या फिर जितने भी संगठन है, अगर उनका इलाज नहीं किया तो हम जो है वो पाकिस्तान को चंदा देना बंद कर देंगे। तभी से जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने गेम खेलकर इस फोर्स की शुरुआत की। कहने को तो ये फोर्स लॉन्च करी गई थी जो कि कश्मीर में शांति फैलाए, लेकिन समय समय पर इनकी तस्वीरें सामने आने के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसे भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और इसके अंदर और कोई नहीं बल्कि लश्कर तैयबा, आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग ही आतंकवादी बनकर आए हैं। रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहने को तो ये एक फोर्स है लेकिन ये भी एक आतंकवादी संगठन है। इस टीआरएफ ने ग्राउंड लेवल पर एक बड़ी मजेदार स्ट्रेटेजी बना रखी थी टू डिवाइड द कश्मीरी पीपल। इनका ये कहना था कि यदि किसी भी बाहर के आदमी को इंडियन गवर्नमेंट उसे कश्मीर में रहने की या फिर बिजनेस करने की अनुमति देगी तो हम जो है वो उसे जान से मार देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। आपने वो न्यूज तो सुनी होगी जब इन आतंकवादियों ने वहाँ के एक ज्वेलर सतपाल जी का मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो प्रॉपर कश्मीर से नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से आकर वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे। लेकिन उसके इस डिवाइड वाले स्ट्रेटेजी में ये 1 से 2 मर्डर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे और इसलिए उनका एंटी इंडिया वाला गोल जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने अपना नेक्स्ट मूव चलाया, द अटैक ऑफ टूरिस्ट ऑफ कश्मीर। जैसे कि आप सभी को पता है कश्मीर एक प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ और घाटियों से भरा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सौंदर्यपूर्ण स्टेट है जो कि बाहर के टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और टूरिज्म की ओर से मिलने वाला पैसा कश्मीर की जीडीपी का एक अहम हिस्सा भी है। इन सब पैसों का फायदा हालांकि यहाँ के लोगों को ही है, लेकिन ये टेररिस्ट ग्रुप को जो है वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोगों के पास पैसा है। टीआरएफ का मानना है कि यहाँ के लोगों के पास यदि पैसा आया वो आतंकवादियों की मदद नहीं करेंगे और वो आतंकवादी नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ के टूरिज्म को खत्म करने के लिए जो भी टूरिज्म कश्मीर आते हैं उनको खत्म करने का निर्णय लिया और उन पे बार बार अटैक करते रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कर रहे हैं। टीआरएफ को यहाँ पे सबसे बड़ी चीट ये हुई कि इंडिया ने उसे एक टेररिज्म ग्रुप घोषित कर दिया था और उसको जो है ये बात कतई हजम नहीं हुई थी। जब आप इतिहास में पीछे झांक के देखोगे तो आप देखोगे कि जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रही थी वो प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने में सबसे माहिर थे। जैसे कि आप हिटलर का एग्जांपल ले लो, एक डिक्टेटर होने से पहले वो अपनी पार्टी का एक मेंबर हुआ करता था जो कि प्रोपोगेंडा और नैरेटिव फैलाने में महारत हासिल कर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। तो कश्मीर के लोगों से हमें एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो नैरेटिव वगैरह और इन झूठी भ्रांतियों में ना आए। और आजकल आपने एक चीज देखी होगी, यदि कोई अगर गाना ट्रेंडिंग में हो जाता है तो सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर और इंस्टाग्राम वाले जो है उस पर रील्स बनाना लग जाते हैं और साथ में रोस्ट करते हुए उसके ऊपर वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा अचंभव हुआ कि इस इंसिडेंट को हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक किसी भी बड़े यूट्यूबर और सेलिब्रिटी ने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और ना ही मीडिया में जाकर जो है इस मुद्दे को किसी यूट्यूबर ने उछाला है। यदि हम बात करें राफा की, अभी जो विदेशी युद्ध चल रहे हैं जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उनको आज तक इतिहास भी नहीं पता है कि उनके बीच युद्ध क्यों चल रहे हैं और उनके बीच क्या क्या हुआ है। बस एक डिस्क्रिप्शन नेशन न्यूज से पढ़ लेंगे और उसकी कॉपी मार के जो है वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन अपने देश में हो रही इतनी बड़ी घटना का कोई भी यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी यूट्यूबर इस चीज के ऊपर वीडियो बनाए या ना बनाए,
लेकिन मैं जरूर बनाऊंगा, चाहे मेरे 20 के फॉलोअर्स ही क्यों ना हो, चाहे मेरे को इस वीडियो से सब्सक्राइबर, व्यूज और पैसा ना मिले, लेकिन मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा बनाता रहूंगा, अपने सब्सक्राइबर के पास पहुंचाता रहूंगा, चाहे मुझे इसमें फेम, पैसा, व्यूज मिले या ना मिले। तो आई होप मेरी इस वीडियो का आप मतलब समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो है कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और वीडियोस के अंदर।